आज डिस्कस करेंगे हम जनरल रिडक्शंस अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम हमारी डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी। 28, 29, 30, 31, 32, 35, 30 और अल्टीमेटली हम 36 स्पेसिफिक रिडक्शन, और अब हम डिस्कस करेंगे आज जनरल रिडक्शंस और ये advertisement to political parties, क्योंकि most of the expenditures are covered under section 37। तो इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा आज हमारा, that is to be known here as general deductions। तो ओके, सो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सेक्शन को हम 37 सब सेक्शन 1 जो बोलते हैं, ये एक रेजिडुअल सेक्शन है। रेजिडुअल क्यों बचा हुआ सेक्शन क्यों बोलते हैं? तभी हमने कहा कि दिस इज अ रेजिडुअल सेक्शन प्रोवाइडिंग फॉर डिडक्शन ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि पहले तो हमने पूरी कोशिश कर ली 32, 36 में स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट के बाद फिर भी अगर डिडक्शन नहीं मिलेगी तो जाकर के कहा मिलेगी 37 सबसेक्शन 1। तो मैंने आपको बताया था कि लाखों एक्सपेंसेस हैं, लाखों तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। उनको हमने कुछ एक सेक्शंस में बांधना है तो वो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कहा कि अब 32, 36 में तो जितना हम स्पेसिफाइड था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब 37 में जो बाकी बचा हुआ है वो 37 में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी तभी कवर होगा अगर कुछ कंडीशंस अगर उसके फुलफिल होंगे। तो यहाँ पे अब हमें अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगाना है और पहले ये कंडीशंस समझनी है और कंडीशंस में अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि क्रैम थोड़ी कर सकते हैं आप, रट्टा थोड़ी मार सकते हैं ये एक्सपेंस है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वहां पे आपको अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो लगाना है। तो देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं, पहले चलो समझने की कोशिश। अगर ये समझ आ गई तो समझ लो कि एक तरह से सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 एक तरह से समझ आ गई। पहली है द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कवर्ड बाय सेक्शन 30 to 36। तो इसका मतलब है कि दिस इज अप्लाइड ओनली व्हेन नन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 to 36 आर एप्लीकेबल। यानी कि जब कोई भी चीज 32, 36 में कवर नहीं हुई तब जाकर के हम कहां लेके आए उसको 37 सबसेक्शन 1 में लेके आए। क्लियर है जी भाई? सो दिस इज अप्लाइड। ये सेक्शन तभी अप्लाई होगी जब 32, 36 के प्रोविजंस वहां पे अप्लाई नहीं होते। तो सबसे पहले हम कहां कोशिश करेंगे 32, 6। अगर वहां नहीं हुई तो 37 में ट्राई करेंगे, ठीक है? तब इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी। दैट इज अ रेजिडुअल सेक्शन। दूसरा है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर। तो देखिए ये यहां अब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगाना है। अगर वो रेवेन्यू नेचर हुआ तो रिडक्शन मिलेगी, अगर कैपिटल नेचर हुआ तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कंट्रोवर्सी आ गई। तो चलो मैं इसके बारे में अब आपको, ये जो सेकंड है वो दैट इज कैपिटल इन नेचर। इट मींस कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। अब आपको एक्सपेंडिचर आपने +1 में भी फर्स्ट ईयर में भी ये डिस्कस कर रखा है कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है, रेवेन्यू, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल है। दिस इज डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, क्योंकि दिस इज द मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट। लॉ क्या बोलता है और फैक्ट्स क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, इन दोनों को कंसीडर करके ही हमें डिसाइड करना है कि इज दिस एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। क्योंकि कैपिटल नेचर होगा तो डिसअलाउ होगा, रेवेन्यू नेचर होगा तो अलाउ होगा। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था 32, 36 में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों अलाउ होंगे। कैपिटल अलाउ होगा अगर प्रोविजन है, लेकिन यहां पे आप ध्यान रखना कैपिटल नेचर को वो बिल्कुल देख कर नहीं अलाउड है, सिर्फ रेवेन्यू। दिस इज द नेचर and depend upon the nature and ordinary course of the business and object। ऑब्जेक्ट क्या है, ordinary course of business क्या है और उसकी नेचर क्या है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या है। थोड़े से मैं आपको गाइडिंग पॉइंट्स बता देता हूं कि जिसके ऊपर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर भी अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? व्हेन इट इज फॉर द इनिशियल आउटले। नेचुरली जब आप किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं तो इनिशियली जो आपने खर्चा किया होता है आउटले,
acquiring और ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड एक्शन, किसी भी एसेट को लाना और उसको एम्बेड करके उसको रन करना, उसके लिए जितना भी खर्चा होता है उसको हम इनिशियल आउटले बोलते हैं, और इनिशियल आउटले ही कैपिटल नेचर माने। या अगर आप बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास बिजनेस है, मैंने एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस पहले भी डिस्कस किया, तो उस केस में दिस इज उस मतलब दैट इज ए एंड्योरिंग बेनिफिट। एंड्योरिंग बेनिफिट का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो लास्ट तक रहे उसको बोलते हैं एंड्योरिंग बेनिफिट। तो एंड्योरिंग बेनिफिट होना चाहिए जैसे इनिशियल आउटले है। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस है, ऑलरेडी एक बिजनेस है लेकिन आपने एक नया यूनिट लगा दिया, उसके लिए अगर आपने खर्चा किया तो दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एसेट, अब कोई एक ऐसी एसेट जिसका मेजर पार्ट जो है वो रिप्लेस कर दिया आपने। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, अब तो थोड़ा नहीं, तो पहले होता था कि डीजल की गाड़ी एवरेज जो है वो ज्यादा देती थी, और वैसे भी डीजल जो सस्ता था, तो कई लोग क्या करते थे कि पेट्रोल की गाड़ी को कन्वर्ट करवा देते थे डीजल की गाड़ी में, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। इसलिए सब्सटेंशियल रिप्लेसमेंट उसको हम कैपिटल नेचर मानते थे। रेवेन्यू नेचर है, दिस इज जस्ट फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को रन करने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो दैट इज टू बी टेकन हियर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, वर्किंग आउट दैट एसेट विद व्यू टू प्रोड्यूस प्रॉफिट। आप उस एसेट का यूज जो है किसके लिए कर रहे हैं? जस्ट टू प्रोड्यूस द प्रॉफिट। तो आप मतलब कोई भी एसेट है उसको रन करने के लिए आपके पास कोई भी आप एक्सपेंसेस करते हैं जिससे आप प्रॉफिट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, देन दैट एक्सपेंडिचर वुड आल्सो बी टेकन हियर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहला हमने आपको गाइडेंस पॉइंट ये दिया। दूसरा है एसेट एक्वायर्ड इंट्रिंसिकली ए कैपिटल एसेट। अब देखिए यहां पे आप चाहे छोटी एसेट है, नहीं कई बार दिमाग में होता है कि जी अगर एसेट लाखों में है तो कैपिटल होती है, अगर हजारों में है तो रेवेन्यू नेचर होती है। कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है। नहीं, दिस इज इमटेरियल। प्राइस इज पेड वंस और पीरियडिकली। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं किस्तों में दिया है तो रेवेन्यू है, अगर इकट्ठा पैसा दिया तो कैपिटल नेचर है। ये भी आप मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। अगर आपने उसको एज ए कैपिटल एसेट ही परचेज किया है, देन दैट इज टू बी नोन हियर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ओके। अब एक्सपेंडिचर इज रनिंग एंड इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस और मैन्युफैक्चर। बिल्कुल, जब आप बिजनेस को रन कर रहे हैं या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस है या मैन्युफैक्चर के टाइम है, तो ये प्लस हमने पढ़ा है, दैट इज द रेवेन्यू नेचर। इट इज नॉट द लॉ। इफ एंड्योरिंग एडवांटेज इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कैपिटल नेचर। एंड्योरिंग मैंने जैसे बोला लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि लास्ट तक आप उसका फायदा लेते हैं, देन दैट इज टू बी नोन हियर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे लगता है कि पहली कंडीशन जो हमने आपको बताई क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी कि 32, 36। सेकंड मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल नेचर। अब आपको क्लियर हो गया कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तो डिसअलाउड होगा, रेवेन्यू होगा तो अलाउ होगा। अब क्या होता है कैपिटल रेवेन्यू? वी मेड ए डिस्कशन ओवर इट। इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द असेसी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर किया है दैट इज नॉट, बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ध्यान रखना, ये आपको न्यूमेरिकल में तंग करेगा। मैं उस टाइम बोल दूंगा दिस इज पर्सनल नेचर, दैट्स व्हाई दिस इज डिसअलाउड, बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड। इट शुड बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि होली एंड एक्सक्लूसिव बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिव्यू करवा देता हूं। होली एंड एक्सक्लूसिव का मतलब विच फैसिलिटेट कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को कैरी करने के लिए जो फैसिलिटेट कर रहा है उसको हम होली एंड एक्सक्लूसिव बोलेंगे। बिजनेस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, एंड कमर्शियल एक्सपाइडेशन, अगर आपका बिजनेस जो है वो थोड़ी स्लो रेट से चल रहा है, अगर आपने ऐसा एक्सपेंसेस किया जिससे वजह से उसकी जो है वो तेज हो गया, उसमें तेजी आ गई, तो उसको हम होली एंड एक्सक्लूसिवली बोलेंगे। ठीक है जी बात। तो क्या है जी, इट शुड बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपको होली एंड एक्सक्लूसिवली भी क्लियर हो गया। इट शुड बी इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की बात सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो, एक तो सबसे पहले है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होना चाहिए। रेलेवेंट प्रीवियस मींस बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस,
और आपके द्वारा अगर आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो जो लाइबिलिटी एक्रूड लाइबिलिटी होगी दैट वुड आल्सो बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। ठीक है जी, लेकिन होगी मर्केंटाइल सिस्टम में। उसके बाद है आपके पास कि इट शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल में तंग करेगा। देखो यही बातें आप इन्हीं बातों के ऊपर डिसाइड कर देंगे वहां से P&L में कि दिस इज अलाउड और दिस इज डिसअलाउड। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। लो जी, इसको भी बता देता हूं। परमिटेड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ, देखिए दीज एक्सपेंडिचर आर विच आर नॉट परमिटेड बाय द लॉ। देखिए आप स्मगलिंग से पैसा कमाते हैं, आप डकैती करके पैसा कमाते हैं, आप ब्राइवरी देकर पैसा कमाते हैं, आप एक्सटॉर्शन करके पैसा कमाते हैं, दीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, हाँ, इनसे जो इनकम होगी दैट इज टैक्सेबल अंडर दैट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, लेकिन उसको कमाने के लिए जितना भी खर्चा होगा दैट इज नॉट अलाउड। अब आप बोलेंगे कि जी मैंने तो स्मगलिंग से जो है वो 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन उस स्मगलिंग करने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए जो है वो एक्सपेंसेस आ गए, तो मुझे 1,50,000 के डिडक्शन दे दीजिएगा, नहीं मिलेगी। सो इट शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। कौन बोलता है कि आप स्मगलिंग करो? कौन बोलता है आप डकैती करो? कौन कहता है आपको ब्राइब करो? कौन कहता है आप एक्सटॉर्शन करो? क्लियर है जी बात? तो इस तरह से क्या है कि अब मुझे लगता है कि बहुत सारी कंडीशंस जो मैंने आपको ये 6 कंडीशंस बताई, ज्यादातर जो है इन्हीं से डिसाइड हो जाएगा डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। फिर भी मैं आपके लिए बता दूं कि ये कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि सेक्शन 37 में अलाउड होंगे, क्योंकि इनमें से वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे होंगे। जैसे नेमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स। बताओ जी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया, सेल किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट टू पुश अप द सेल्स, बिल्कुल है, करेंगे आप एडवर्टीजमेंट। आप बताओ ये P&L में मिलेगा ना आपको? बिल्कुल मिलेगा। सेल टैक्स एंड एक्सपेंसेस इनकम इन रिलेशन टू सेल टैक्स अपील, ये भी मिलेगा आपको। बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे कवर होंगे। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं भी होंगे तो भी आप नोटिस करते रहेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा लर्न करेंगे। डे टू डे एक्सपेंसेस टू कैरी ऑन बिजनेस, बिल्कुल अलाउड है। सब्सक्रिप्शन पेड कंपल्सरी एंड टू प्रोटेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट, लो जी मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन। रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑन दिवाली, पूजा और अदर फेस्टिवल्स के ऊपर या मुहूर्त के ऊपर अगर आप कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस, अनरीजनेबल नहीं, दैट इज टू बी अलाउड है एक्सपेंसेस। रॉयल्टी पेड इन कनेक्शन विद द यूज ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, बिल्कुल है। उसके बाद है कमीशन पेड टू प्रोक्योर ऑर्डर्स, बिल्कुल, अगर आप ऑर्डर प्रोक्योर करने के लिए कमीशन देते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ ओन योर टेलीफोन, ये बहुत पुरानी स्कीम थी। ओन योर टेलीफोन के अंडर जो है वो तत्काल के अंडर अगर आप टेलीफोन लगवाते थे तो ये 2002 की बातें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें क्या है कि 30,000 रुपए तक अगर आप खर्चा करते हैं तो रेवेन्यू नेचर, उससे ज्यादा करते हैं तो कैपिटल नेचर है, इसलिए 30,000 रुपए अलाउड अंडर द ओन योर टेलीफोन। लेकिन अब तो वायरलेस का जमाना है, सेलफोन का है, तो वहां ये लैंडलाइन की बात थी वहां पे उस टाइम, तो तब की अभी भी चल रहा है ये। एक्सपेंसेस इनकर टू अपोज द थ्रेटन्ड नेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, अगर आपके बिजनेस को गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है और अगर आपके द्वारा उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, थ्रेट कर दिया गया, तो जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं दैट इज आल्सो अलाउएबल। मैंने बोला ना प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। वो कहां पढ़ा हमने? होली एंड एक्सक्लूसिवली, कभी पढ़ाया हमने आप होली एंड एक्सक्लूसिवली? अब आपको इंपॉर्टेंस नजर आ गई होगी कि होली एंड एक्सक्लूसिवली का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या होता है। मैंने बताया ना, फैसिलिटेट टू कैरी ऑन द बिजनेस, प्रिजर्वेशन ऑफ द बिजनेस, प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट एंड प्रॉपर्टी एंड कमर्शियल एक्सपाइलेशन। लीगल एक्सपेंसेस, ये भी आपको कई बार तंग करेंगे। टू क्लेम डैमेज और कंपनसेशन इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया है और उसके लिए डैमेजेस एंड क्लेम करने के लिए आपको वकील करना पड़ रहा है और उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज लीगल एक्सपेंसेस अलाउएबल। पेंशन, ग्रेच्युटी एंड अदर वॉलंटरी पेमेंट गिवन टू एम्प्लॉइज, ये ध्यान रखना। गिफ्ट टू एम्प्लॉइज बट नॉट परक्यूजिट इन द फॉर्म ऑफ परक्यूजिट, दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद देखिए आप बोनस पेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल अवार्ड, बिल्कुल ये नहीं है कि आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कर दिया, पैसे बांट दिया और जी एज ए बोनस, तो नहीं मिलेगी।
कंपनसेशन पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एजेंसी अलाउड है। इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट इंजरी एक्सीडेंट, क्यों एक तो हमने जनरल इंश्योरेंस पढ़ लिया है। वाइल वर्किंग, एम्प्लॉयर वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट में एम्प्लॉय ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए वर्किंग आवर 10 से 5 है, उस दौरान अगर आप चोरी करता है या एम्बेजलमेंट करता है तो अलाउड है, लेकिन 5 बजे के बाद जो है वो दैट इज डिसअलाउड, कभी मैंने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पेनल्टी पेबल फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, तो उस केस में, और या अगर आपने सेल टैक्स पे करने के लिए अगर आपने डिले कर दिया है तो उसके ऊपर अगर आपको पेनल्टी लगती है, अदरवाइज पेनल्टी इज नॉट अलाउड, लेकिन यहां ये अलाउड है। अमाउंट स्पेंड टू मेक नेसेसरी अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल अलाउ है। इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कैश अलाउड है। वेरियस एक्सपेंसेस इनकम रेजिंग ऑफ फंड्स टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जैसे लीगल चार्जेस हैं, ड्राफ्टिंग के हैं, ब्रोकरेज है, स्टैंप्स है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, एक्सेट्रा। जब आप फंड्स रेज करते हैं तो ये सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना आपको, तो इस तरह से ये भी अलाउड है। सैलरी एंड परक्यूजिट्स पेड टू एम्प्लॉइज अलाउड है। लॉसेज इंसिडेंटल टू बिजनेस, जैसे आपका थेफ्ट है, एक्सीडेंटल फायर है, या फिर आपकी चींटियों ने आप खा दिया कुछ, एनिमी एक्शन की वजह से अगर आपको लॉस होता है, या नेचुरल कैलामिटी की वजह से जो है आपको लॉस होता है, तो दीज ऑल आर टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। तो ये मैंने कुछ एक आपको सिर्फ इंस्टांसेस बताए। अब आप जो कंडीशंस हैं और इनको पढ़ करके अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अब हम कोई भी एक्सपेंस होगा उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंडर जो है वो कवर होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये था हमारा जनरल डिडक्शंस। तो अब जब हमने एक साइड डिस्कस कर ली कि दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, तो दूसरी साइड भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड। तो हमारा सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो डिसअलाउड में नहीं होगा इसका मतलब अलाउड में होगा। क्लियर? तो ये है हमारा, मैंने एक चार्ट आपको तैयार किया कि जिसकी वजह से आप भूल ना जाएं कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। सो दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड, जो डिसअलाउड होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल में मोस्टली जो है इन्हीं में से एक आधा 2 पॉइंट जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो पहले चार्ट से बता देता हूं। एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान रखना सेक्शन 37 2B के अंदर है। सम पेबल आउटसाइड इंडिया सेक्शन 40A(1) के अंदर है। रेट्स और टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स और गेन्स 40A सबसेक्शन 2 के अंदर है। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया 3 के अंदर है। पेमेंट टू ए फंड फॉर विच अरेंजमेंट्स फॉर TDS आर नॉट मेड, टैक्स डिडक्टेड और सोर्स का अरेंजमेंट जहां पे नहीं है और फंड में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो दैट फंड में जो जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे दैट वुड बी डिसअलाउड। हाँ, डिटेल में बात करेंगे, पहले मैं आपको रास्ता बता लेता हूं। एक टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी प्रोक्यूजिट्स टू द एम्प्लॉइज सेक्शन 40 सबसेक्शन A क्लॉज 5 के अंदर है। पेमेंट्स टू पार्टनर और मेंबर ऑफ द फर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 40B। पहले भी मैंने आपसे जब हम बात कर रहे थे एग्जम्पशंस की तो वहां पे हमने HUF पढ़ा था, फिर HUF के बाद हमने पार्टनर पढ़े थे, फर्म पढ़ी थी, पार्टनरशिप पढ़ी थी। तो वहां भी हमने ये कंसेप्ट जो है वो आपसे, तो आज हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये आपको मोटे तौर पे पता लग गया। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं विच आर जनरली डिसअलाउड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडवर्टीजमेंट इन ए पब्लिकेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। देखो, पॉलिटिकल पार्टी पहले कौन होगी? वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होगी। ठीक है जी। तो इस डिडक्शन को डिसअलाउ करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले है एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड बाय द असेसी। ठीक है जी। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवेनियर ब्राउशर एंड पैम्फलेट लाइक। अब आपने देखा होगा कि अब आप बोलेंगे सोवेनियर, सोवेनियर का मतलब एक तरह से कोई मैगजीन टाइप जो है वो एक बुक फॉर्म में जो है एडवर्टीजमेंट के लिए आपने देखा होगा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज निकालती हैं, या ब्राउशर या पैम्फलेट्स निकालती हैं। और जब पैम्फलेट्स निकालती हैं तो उसके नीचे जो है कुछ लोग, जो बिजनेसमैन आता है वो भी एडवर्टीजमेंट कर देता है। जब एडवर्टीजमेंट करता है तो उसके लिए वो पैसा खर्च करता है, तो वो जो पैसा खर्च करता है दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज अ पब्लिकेशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आपको गलती से भी
अगर कई बार आपको कोई आपसे एडवाइस लेने आए तो आप बोल दीजिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सॉवेनियर है, ब्राउशर है या पैम्फलेट है, उसमें आप अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च ना करिए, क्योंकि इनकम टैक्स में उसका फायदा नहीं मिलता। एंड सच सॉवेनियर एटसेट्रा इज पब्लिश्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने लिख दिया है पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड हो। ओके, अब आ जाइएगा दूसरा, सम पेबल आउटसाइड इंडिया। यहां से कई बार क्वेश्चन होता है, ये कोई भी अमाउंट होगा, कौन सा सम कवर होगा? डिसअलाउंस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सम पेबल्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी? एज ए इंटरेस्ट, एज ए रॉयल्टी, एज ए फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज। तो कंडीशन क्या है? सच सम इज डिसअलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सम in which the tax has not been paid. Sorry, excuse me. Such sum is disallowed in respect of such sum tax has not been paid or TDS is not deducted at source. क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 1,00,000 रुपए की सेल कर दी, और वो भी इंडिया से बाहर, ठीक है जी, चाइना में मैंने पेमेंट कर चाइना। अब क्या हुआ कि अब 1,00,000 रुपए की सेल कर दी, या मान लो मैंने सर्विसेज ले ली, 1,00,000 सेल कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर मैंने पेमेंट अभी उन्होंने जो है वो मुझे पेमेंट नहीं करी, तो अब वो 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। अगर 2 महीने के बाद पेमेंट कर, मैं बोलूंगा कि भाई इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करिए, अब वो जो मेरा इंटरेस्ट मिलेगा वो दैट इज माई इनकम। लेकिन अब जो पेमेंट है वो आउटसाइड इंडिया, तो मुझे इंटरेस्ट के साथ उस या तो टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा या उसका टैक्स जमा लेना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो वो बाहर चला गया, इंडिया से जो बाहर चला गया। इसलिए क्या है कि इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि कोई भी पेमेंट अगर हम बाहर करते हैं और उससे क्या है कि हमारा जो टैक्स है वो कम होता है, तो उससे उसका प्रोविजन है कि टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स, या जब भी कोई पेमेंट हो रही है तो उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो उसी टाइम काट लो, नेक्स्ट ईयर का वेट मत करो। तो आपने ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में अगर कोई भी पेमेंट आपने बाहर करी है और उसके ऊपर जो है वो टैक्स सोर्स के ऊपर नहीं काटा है या उसी टाइम टैक्स नहीं काटा है, तो आपने उस एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर देना। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है रेट्स और टैक्सेस ऑन प्रॉफिट और गेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी सम इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी रेट्स और टैक्सेस। The rate of taxes is levied on the profit or gains of business or profession. बिजनेस और प्रोफेशन के जो प्रॉफिट और गेन मिल रहा है उसके ऊपर आपने लेवी की होनी चाहिए। एसएससी इज एट ए प्रपोर्शन ऑफ सच प्रॉफिट्स। कई बार हम प्रपोर्शन मंथ वाइज ले लेते हैं। असेसमेंट अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन्स। अब जैसे मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड गेन्स के ऊपर जनरली क्या लगा सकते हैं? इनकम टैक्स, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेबल अंडर द एक्ट, क्योंकि आपने डिलेड पेमेंट है, तो आपने ध्यान रखना है डिसअलाउड कर देना, क्योंकि एनी सम इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी रेट और टैक्सेस। किसके अंडर कवर हुआ? इसके अंडर कवर हुआ, दैट इज नॉट टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। उसके बाद है डिसअलाउबिलिटी ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विसेज फी एटसेट्रा लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये रॉयल्टी लाइसेंस फी लिया जाता है, दैट इज ऑल्सो डिसअलाउड। इसका ही पार्ट है ए। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपसे, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया। सो एनी पेमेंट चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज दैट इज पेबल आउटसाइड इंडिया इज डिसअलाउड इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स हैज नॉट बीन पेड एंड टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने बताया ना आपको कि इंटरेस्ट, सैलरी, आपने ऐसे रखना कि जो भी अगर कोई पेमेंट बाहर की जा रही है और उसके ऊपर टैक्स बनता था और उसके ऊपर से टैक्स नहीं काटा है, अगर टैक्स काट लिया तो अलाउ हो जाएगा, अगर टैक्स नहीं काटा है तो डिसअलाउड हो जाए। बस ये रखना आपने माइंड में, शॉर्टकट बता रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास है पेमेंट्स टू ए फंड फॉर विच अरेंजमेंट फॉर टीडीएस आर नॉट मेड। अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे प्रोविडेंट फंड्स हैं जिनमें टीडीएस का प्रोविजन नहीं है, तो वो डिसअलाउड हो जाते हैं। जैसे पेमेंट मेड टू ए प्रोविडेंट और अदर फंड्स एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एसएससी इज डिसअलाउड। ठीक है, लेकिन अगर एसएससी हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट टीडीएस फ्रॉम पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम फंड विच आर चार्जेबल अंडर दैट ऑफ सैलरी, देन दिस वुड बी अलाउड।
नेचुरली अब प्रोविडेंट फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स में पैसा काट रहे हैं तो उसमें कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं होता, इसलिए डिसअलाउड हो गया। ओके, आफ्टर दैट टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स टू द एम्प्लॉइज, सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में एनी टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ सच एम्प्लॉय शैल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन टू एम्प्लॉयर। किसके ऊपर? जो नॉन मॉनेटरी, अब जैसे रेंट फ्री हाउस दे रखा था आपके पास, ठीक है, सर्वेंट की फैसिलिटी है, उनके ऊपर कोई अगर टैक्स है तो दैट इज नॉट। अब आ गया जी हमारा जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था, पेमेंट्स टू पार्टनर और मेंबर ऑफ ए फर्म अंडर सेक्शन 40B के अंदर। लेकिन आपको हमने क्या पढ़ाया था? दो तरह की फर्म्स पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी मैंने फर्म असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, और एक पढ़ाई थी फर्म असेस्ड एज फर्म, ये फर्म असेस्ड एज सच। और दोनों में क्या डिफरेंस था बताएंगे आप? भूल गए ना आप? मुझे पता है भूल गए आप। मैंने आपको बताया था कि जहां पे पार्टनर्स का शेयर जो है वो डिटरमाइंड होता है, और वो डिटरमाइंड वही होता है जहां पार्टनरशिप डीड होती है, जहां हर पर्सन को पता होता है कि मेरा इसमें शेयर कितना है, तो वो पार्टनरशिप डीड से पता चलेगा। अगर ऐसे पार्टनर्स होंगे तो उसको बोलते हैं फर्म असेस्ड एज फर्म, और जहां किसी को अपने शेयर का पता नहीं होता उसको बोलते हैं फर्म असेस्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं उसको। ठीक है जी, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं फर्म असेस्ड एज फर्म। दिस सेक्शन कवर्स रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर्स। अब आप रेम्युनरेशन कर रहे हैं पार्टनर्स को किस फॉर्म में? सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन। और आपको यह भी पता है कि रेम्युनरेशन होना चाहिए, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है, ये दो सेक्शंस कवर होती हैं। इसको तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अगर आप पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के ऊपर, वो 12% सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो डिसअलाउड होगा, 12% तक हुआ वो दैट इज अलाउड। ये तो मैंने आपको बताया, और इसके बारे में अभी आपसे मैं बात करूंगा। रेम्युनरेशन टू पार्टनर, इट इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना वर्किंग पार्टनर होने चाहिए। एंड इफ पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर्स कंप्लीटली डिसअलाउड। एंड अमाउंट शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड, तभी मैंने आपको पहले बता दिया। देन ओनली अवेलेबल, अगर पार्टनरशिप डीड में है तभी अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो व्हाट इज द लिमिट फॉर इट? तो लिमिट है अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को विच इज असेस्ड एज ए फर्म है, उसको अगर लॉस होता है या उसका प्रॉफिट अप टू 3 लाख रुपए है, लॉस से लेकर के 3 लाख रुपए का है, तो 90% ऑफ द प्रॉफिट और 1,50,000 वुड बी अलाउड। आ गया जी। अब जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है, इनमें से विच एवर इज हायर वुड बी अलाउड अलाउड एज ए डिडक्शन, और उससे ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो गया। और अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है तो मैंने लिखा ऑन बैलेंस प्रॉफिट्स 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट वुड बी अलाउड हियर एज डिडक्शन। तो क्या है जी? लॉस से लेकर के 3 लाख, चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिग करिए। अच्छा, बुक प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये पूछेंगे, तो मैंने आपके लिए हेल्प के लिए लिख दिया नेट प्रॉफिट प्लस रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर्स, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास बुक प्रॉफिट होगा। सो लेट अस बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अब देखिए एक केस है, बुक प्रॉफिट है किसी का 2 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या होगा? अभी देखिए, तो पहले तो हम क्या बोला मैंने? 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, तो 2 लाख का 90% कितना होगा जी? 1,80,000। और मैंने क्या बोला? 1,50,000, ठीक है। विच एवर इज हायर, तो हायर इज 1,80,000। क्या हुआ? बुक प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए है, लेकिन अलाउड डिडक्शन कितनी मिली? 1,80,000, 20,000 आपका डिसअलाउड हो गया, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी का बुक प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 90% कितना हो गया? 2,70,000 और 1,50,000, तो विच एवर इज हायर? 2,70,000। इसका मतलब 3 लाख बुक प्रॉफिट है, लेकिन डिडक्शन कितने की मिलेगी? सिर्फ 270 की मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। मान लो किसी का है 1 लाख रुपीज, तो क्या है? 90% ऑफ 1 लाख इज 90,000 और 1,50,000, विच एवर इज हायर अगेन 1,50,000। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, मान लीजिए कि लॉस है -60,000 का, तो क्या होगा? -60,000 90% क्या हो गया? 0 और 1,50,000, विच एवर इज हायर, हायर इज 1,50,000। लो जी,
60,000 लॉस है, 1,50,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें, चलो मान लीजिए किसी का बुक प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए है, तो क्या करेंगे, पहले आपको पता है 3 लाख तक की रिस्ट्रिक्शन है, तो 90% ऑफ 3 लाख 2,70,000 और 1,50,000, दो पार्ट बन गए मेरे, ये लो 1,50,000, तो इन दोनों में से जो हायर है वो कौन सा हो गया, 2,70,000। और दूसरा क्या रह गया मेरा, 4 लाख है ना, तो 3 लाख तो यहां चला गया, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख के ऊपर कितना, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट है, तो 60% ऑफ 1 लाख इज 60,000। इसका मतलब 2,70,000 यहां से आया और 60,000 यहां से आया, 3,30,000। तो 4 लाख बुक प्रॉफिट है, लेकिन अलाउएबल डिडक्शन कितनी होगी, 330, 70,000 क्या होगा आपका, डिसअलाउड। बोलो जी, अब क्लियर हो गया जी आपका। अब आपका कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है कि अब हाई हो गया है, इसलिए ये देखिए आप, ये थी हमारी सेक्शंस। एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सर अभी आपने पढ़ा है, सोवेनियर में नहीं करवाना कभी नहीं। बाहर अगर पेमेंट करेंगे तो टैक्स काट लेना है। रेट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, जैसे इनकम टैक्स वगैरह जो है वो नहीं, इनके ऊपर नहीं। सैलरी पेबल आउटसाइड है, टैक्स काट लो तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पेमेंट टू अ फंड, जैसे प्रोविडेंट फंड है, पर उसका अरेंजमेंट अगर टीडीएस का होगा तो अलाउ होगा, नहीं तो डिसअलाउड होगा। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स के ऊपर अगर आप एम्प्लॉय के द्वारा को टैक्स लिया जा रहा है, देन एम्प्लॉयर के द्वारा, देन इट इज नॉट अलाउड। और पेमेंट टू पार्टनर्स और मेंबर ऑफ द फर्म, सर वो तो हमने पढ़ लिया कि उसमें जो 90% और 60% की जो कंडीशंस हैं, सर ये तो अब हमारा पक्का हो गया। तो चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम एक्सपेंडिचर की तरफ को बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आपका ये एक्सपेंडिचर जो है वो खत्म होने जा रहे हैं। अब आपके एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्कमस्टांसेस, ये सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है, तो उसका भी मैंने चार्ट बनाया। अनरीजनेबल पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड पर्सन, मैं जानबूझ करके चार्ट इसलिए बनाता हूं कि आपका बार बार एक तो रेपिटेशन हो जाए और आपको एक ही जगह पे सारे मिल जाएं। अब जब बार बार होगा तो जब कोई भी चीज आपके पांव से टकराएगी तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ कुछ है। तो इसलिए, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको इनकी याद दिला रहा हूं। तो सबसे पहले है अनरीजनेबल, जहां भी अनरीजनेबल वर्ड आए समझ लेना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद है पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000, कैश में अगर आप 10,000, ये ध्यान गांठ बांध लेना इसकी, 10,000 से ऊपर की अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं और ब्यूरो चेक दे रहे हैं तो पहले होता था 20%, आप हो गए 100%। डिस्कस करेंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सर्टन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, ये जो है हमारे सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है इनको डिडक्शन नहीं मिलती है। अब वो बात करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है जी, अनरीजनेबल पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड पर्सन। ये देखो अब नई नई टर्म आई है आपके पास। कंडीशन फॉर डिसअलाउंस, assessee incurs any expenditure in respect of which payment has been made or is to be made to any specified person। बिल्कुल बताएंगे आपको specified person कौन होता है। देखिए, assessing officer is of the opinion expenditure is excessive or unreasonable। कब माना जाएगा कि ये unreasonable है और ये reasonable है, और बड़ी वेग सी टर्म है ना, तो इसलिए अब आपको देखना पड़ता है। पर आपके लिए क्या है कि न्यूमेरिकल में ही वो दे देता है कि ये रीजनेबल है, ये अनरीजनेबल है। लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है, तो मैंने कहा ना कि आपको तो हम फुल नॉलेज देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज देकर के आपको रास्ते में छोड़ जाएंगे। तो ये अब असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला, जैसे मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज और फैसिलिटीज फॉर विच पेमेंट इज मेड। मान लो इस टाइम मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 1 लाख रुपए है और आपके द्वारा जो सप्लाई किया जा रहा है वो 1,20,000 रुपए में किया जा रहा है। तो बताओ जी, 20,000 रुपए आपका क्यों होगा, अनरीजनेबल हुआ। हाँ, 1,01,000 होता रीजनेबल माना जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, लेस्टिमेट नीड ऑफ द बिजनेस। अब मान लो मुझे जो है वो जरूरत है कि जो मेरा जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स लगते हैं मंथ, 1 साल में। मैंने क्या किया कि 10,000 की जगह जो है 60,000 यूनिट्स परचेज कर लिए। अब बताओ, अरे 50,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा परचेज किए, अनरीजनेबल हुआ। मैंने इनको क्यों खरीद लिया, क्योंकि मैं किसी को फायदा देना चाहता हूं। यहां भी मैंने 20,000 एक्स्ट्रा क्यों लेके, मैं किसी को फायदा देना चाहता हूं। और वो कौन सा पर्सन है, वो स्पेसिफाइड पर्सन है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना खरीदिए, उससे ज्यादा मत खरीदिए, उससे लग जाता है पता। ये बेनिफिट डिराइव्ड बाय और एक्रूइंग टू द असेसी फॉर सच पेमेंट।
जो एसएससी है उसको वो बेनिफिट जो वो वापस आ रहा है। अब मान लीजिए उसने कहा कि 10,000 यूनिट्स मैंने आपसे 60,000 यूनिट्स खरीद लिए, तो ये जो 50,000 यूनिट्स है इसमें जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ हिस्सा मेरा होगा, तो क्या माना जाएगा? उसको अनरीजनेबल माना जाएगा, एक्सेसिव माना जाएगा। तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसअलाउंस? एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल, जितना एक्सेसिव और अनरीजनेबल होगा दैट वुड बी अलाउड, डिसअलाउड। तो मैंने बताया यहां देखिए, यहां मैंने आपको बताया क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी खरीदना जो है वो किसी को फायदा देनी, इसलिए वो एक्सेसिव हो गया, अनरीजनेबल हो गया। नाउ क्वेश्चन इज राइट, हु इज स्पेसिफाइड पर्सन? देखिए स्पेसिफाइड पर्सन वेयर एसएससी इज एन इंडिविजुअल, जहां एक इंडिविजुअल है, एसएससी है, वहां पे एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब देखिए रिश्तेदार से अगर आप खरीद रहे हैं तो नेचुरली उसको फायदा पहुंचाने के लिए या तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में खरीद रहे हैं या जितनी क्वांटिटी है उससे ज्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए वो फायदा किसको जा रहा है? रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। और आपको क्या बोला है? एसएससी इनकर्स द एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड टू बी मेड टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन। तो कौन हो गया? रिश्तेदार उसका, इंडिविजुअल का रिश्तेदार अगर आप ऐसी पेमेंट कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। एनी पर्सन हुज बिजनेस और प्रोफेशन ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वैसे आपके लिए बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर ये बिजनेस कंपनी फॉर्म का है लेकिन यहां तो इंडिविजुअल है, तो यहां जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा वो ये होगा कि जो भी बेनिफिशियरी है उसके बिजनेस में 20% तक, नॉट लेस देन 20%, 20% और 20% से ज्यादा के प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी है। अब इसका मतलब है रिश्तेदार का बिजनेस है और इस पर्सन की उसमें कितने परसेंट हिस्सेदारी है? 20% से ज्यादा। जब इसको पेमेंट की जाएगी तो इसको प्रॉफिट बढ़ेंगे और इसको प्रॉफिट बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली दोबारा से किसके पास आ जाएंगे? वो एसएससी के पास आ जाएंगे, इसलिए वो क्या बन गए? अनरीजनेबल बन गए। ठीक है जी बात। तो अल्टीमेटली वो दोबारा से वापिस आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, रिलेटिव भी हो सकता है, और एनी पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द एबव पर्सन हैज द इंटरेस्ट। तो अब क्या हो गया यहां पे इसका रिश्तेदार है और इस रिश्तेदार के आगे कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है जी। तो भी अल्टीमेटली फायदा किसको पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। तो ये बन गए रिश्तेदार और कोई दूसरा ऐसा कोई पर्सन जिसके बिजनेस में उसका 20% से ज्यादा का हिस्सा है, या फिर रिश्तेदार के आगे कोई फर्म है जिसमें उस रिश्तेदार का 20% का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? यहां से रिश्तेदार को यहां से पहले रिश्तेदार को जाएगा, रिश्तेदार से इंडिविजुअल को जाएगा। उसके बाद है वेयर एसएससी इज ए कंपनी, फर्म, एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर होगी तो क्या होगा? तो कौन होगा? स्पेसिफाइड पर्सन, एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है, एचयूएफ में मेंबर हो सकता है, और एज द केस में भी कोई भी हो सकता है। एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ठीक है जी, इसका कोई रिश्तेदार, डायरेक्टर का रिश्तेदार बन जाएगा कंपनी का स्पेसिफाइड पर्सन, क्योंकि कंपनी के कौन चलाते हैं? डायरेक्टर कराते हैं। या एनी पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द रिलेटिव हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब आगे देखिए दोबारा, उसके बाद है एनी पर्सन इन हुज बिजनेस प्रोफेशन ही है सब्सटेंशियल। देखिए कंपनी फॉर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसमें होता है कि जो एक बेनिफिशियरी ओनर होता है उसके कंपनी के वो पर्सन जो है दैट कैरीज नॉट लेस देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि उसके पास 20% से ज्यादा का वोटिंग राइट होता है। तो अब प्रॉफिट आएगा तो 20% उसको वापस आएगा कि नहीं? अगर 30% है 30 आएगा, 40 आएगा उसके। ठीक, उसी तरह से तो दो हो गए, एक तो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, और ये आगे उसकी लाइन बन गई एनी पर्सन इन हुज बिजनेस प्रोफेशन द एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया किस केस में? कंपनी के केस में। फिर भी अगर आपको नहीं है तो मैं वो बात भी आपको बता देता हूं। ये लो जी, अगर वो कंपनी है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिशियली ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर। नेचुरली अगर आपके पास 1 लाख शेयर कैपिटल है और मैंने उसमें से 25,000 की शेयर कैपिटल लगाई है, तो मेरे पास जो है वो 25% इक्विटी शेयर्स हैं, तो मेरे पास वोटिंग राइट कितना हुआ? 25%। इसका मतलब मैं उस कंपनी का क्या हूं? बेनिफिशियल ओनर हूं, और आई हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, राइट। और दूसरा, अगर इन एनी अदर केस बेनिफिशियरी एंटाइटल टू नॉट लेस देन 20% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। अब मान लीजिए अगर मैं इंडिविजुअल हूं
तो उस केस में जो कंपनी के में जो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में 20% की हिस्सेदारी मेरी हो, इससे ज्यादा हिस्सेदारी मेरी होनी चाहिए. देन दैट इज टू बी नोन हियर एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. अनदर वन इज दैट इज अ रिलेटिव. अब रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमने कहा उस टाइम रिलेटिव हो सकता है हस्बैंड, रिलेटिव होता है वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियरली असेंडेड और डिसेंडेंट ऑफ सच इंडिविजुअल. इनके क्या हुआ, ये इंडिविजुअल है, अगर ऊपर को जाएंगे तो असेंडेंट होते हैं और नीचे को जाएंगे तो उसको डिसेंडेंट बोलते हैं. अब ये इंडिविजुअल है, उसके फादर, फोर फादर, ये क्या होंगे, असेंडेंट, और डिसेंडेंट उसके आगे सन, ग्रैंड सन वगैरह, ये डिसेंडेंट हो जाते हैं. तो इन सब में जो है वो कौन कवर होते हैं, रिलेटिव्स कवर होते हैं. तो दैट इज, वो कवर हो गए हमारे रिलेटिव्स. अब आपको शायद रिलेटिव और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट समझ आ गया हो, तो ये देखिए, वेयर असेसी इज एन इंडिविजुअल, तो उसका रिलेटिव क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन. तो रिलेटिव आप समझ आ गया. और द पर्सन हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. तो मेरा बोलने का मतलब कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता है, और जो वो प्रॉफिट कमाएगा तो इंडिविजुअल के हाथ में तो दोबारा से प्रॉफिट आ ही जाएगा. ये इसको कर्व आउट करने के लिए जो है तब वो किया जाता है कि अगर पेमेंट अनरीजनेबल हो तो ठीक है, अगर अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, जिसका फायदा इंडिविजुअल को, असेसी को मिलने वाला है, तो दैट पोर्शन इज डिसअलाउड. ओके, नेक्स्ट वन इज पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000. अभी मैंने आपको बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन चेक करता है आपको. Disallowance is attracted when any payment made by of sum exceeding ₹10,000 in a day. या तो वो कैश में करेगा या बीरर चेक में करेगा, डिसअलाउड हो जाएगा. बीरर चेक इज आल्सो टू बी ट्रीटेड एज कैश. इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्रॉस चेक से पेमेंट होगी तो अलाउड होगा. एक्सटेंट ऑफ डिसअलाउंस 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच पेमेंट. जो ध्यान रखना वहां पे आपने, और एग्जामिनर आपको देगा वहां जी की कैश में पेमेंट कर दी 20,000 रुपए की, तो 20 का 20 आपने डिसअलाउड कर देना. पहले होता था 20% डिसअलाउड करते थे, अब नहीं है, अब 100% डिसअलाउड कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज दैट इज अ प्रोविजन ऑफ द ग्रेच्युटी. राइट, ओके. अब जो प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी है, दैट इज एनी प्रोविजन मेड बाय द असेसी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू हिज एम्प्लॉइज ऑन देयर रिटायरमेंट, ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी रीजंस इज डिसअलाउड. तो ग्रेच्युटी का प्रोविजन अगर आप करता है और एम्प्लॉयर के द्वारा वो किया जाता है, एम्प्लॉइज के केस में उनके रिटायरमेंट पे, उनके टर्मिनेशन पे, कि मैं ग्रेच्युटी की पेमेंट करूंगा, इसका प्रोविजन कर दूं, और मैं प्रोविजन के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट कर दूंगा ना, कि मेरे पास 2 लाख रुपए का, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए के मेरे पास प्रॉफिट्स है, अब मैं इसको कैसे करूं. तो मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी लगा दिया जी 40,000 रुपए. अब प्रॉफिट बच गया मेरा 1,60,000. नो, तो आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो टैक्स 1,60 पे दूंगा, 2 पे क्यों दूंगा, तो 40,000 डिसअलाउड. कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, ट्रस्ट एंड कंपनीज एटसेट्रा. Provisions are aimed to counter tax evasion for transfer of substantial amount by way of contribution to certain funds, जैसे ट्रस्ट है या कंपनीज हैं, then that is also to be disallowed. क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, जस्ट appropriation of the, this is also to be known here as appropriation of the funds. क्लियर है. तो अब हमारे पास जो जितने भी हमारी डिस्कशन हुई है, उस डिस्कशन से अब हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमारी डिस्कशन कहां पहुंच चुकी है. तो आज हमने जनरल डिडक्शंस, एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज, अमाउंट्स नॉट डिडक्टिबल डिस्कस कर दिए, और ये हमारे डिडक्टिबल इन सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर दिए. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे सर्टन डिडक्शंस ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, और उसके बाद है हमारा डीम्ड प्रॉफिट. तो यहां तक हमारा अब कवर हो गया. अब हम पहले ये डिस्कस करेंगे सर्टेन डिडक्शंस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, और फिर जो डीम्ड प्रॉफिट्स हमने साथ साथ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अब एक जगह पे आपको इकट्ठा करके बता देंगे कि दीज आर द डीम्ड प्रॉफिट्स, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि सेक्शन 28 और 41 के अंदर जो है जितने भी इनकम्स हैं वो डिफाइन की गई हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में. क्लियर है जी बात. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिडक्शंस टू बी मेड ऑन एक्चुअल पेमेंट और डीम्ड प्रॉफिट के ऊपर होगा.